हेलो। तो मैं अमरेंद्र कुमार वर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपने गणित विषय के साथ। और आप लोगों को हमने इकाई 1 जो थी वो संख्या पद्धत वो हमने आपको पढ़ा दी है। उसका आप लोग घर पर बार बार अभ्यास करते रहिए। और हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में आज हम बहुपद का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर 2 जो है ना, इसका हम लोग आज इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, इकाई पे नहीं पहुंचेंगे, एक्सरसाइज पे। आज हम लोग इस पे इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए आज इस चैप्टर के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों का नॉलेज होना इस चैप्टर के लिए आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है बहुपद, तो बहुपद आप जानते हैं, बहुपद पढ़ चुके हैं। और हम उसके अंतर्गत जो जो आता है, बहुपद कैसे बनता है, ये हम सब आज आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 2 बहुपद जो है, इसमें हमको पहले पढ़ना है चर और अचर। चर और अचर क्या होते हैं ये आप छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप लोग उन चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चर और अचर। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, बहुपद कैसे बनता है, बहुपद के पद कितने होते हैं, पद है ना। तो पद में आप पढ़ेंगे, बहुपद के पद पढ़ेंगे, बहुपद की घात पढ़ेंगे, पद का गुणांक कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, शेषफल पर में इसमें लग जाती है, लगाते हैं हम लोग हैं वो पढ़ेंगे, गुणनखंड पर में पढ़ेंगे, बीजीय सर्वसंख्याएँ पढ़ेंगे, है ना। बीजीय सर्वसंख्याएँ मतलब जो बीजगणित में a + b का होल ऑफ स्क्वायर आता है, -b का होल स्क्वायर सर्वसंख्याएँ आती हैं, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना चीज़ इसके बारे में। और इस बहुपद के अंतर्गत रेखीय बहुपद, एकपदी बहुपद, द्विपदी, त्रिघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, इन चीज़ों के बारे में भी हम मतलब इस चैप्टर में जो भी आपको एक्सरसाइज में जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, जो भी शब्द आएंगे, जैसे भी सवाल लगेंगे, उन सब चीज़ों का डिस्कशन हम आज इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नंबर 1 चर और अचर। तो देखें अचर, अचर क्या होता है ना। अचर की परिभाषा आप लोग क्या लिखेंगे, अचर किसको कहते हैं, वह राशि जिसका मान, है ना, वह राशि जिसका मान क्या होता है, अचर। अचर का मतलब अचर, चलने, चर मतलब जो चलता है, अचर मतलब जो नहीं चलता है, जिसका मान बदलता नहीं। वह राशि या वह संख्या जिसका मान बदलता नहीं है वो अचर कहलाता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है, इसका मान फिक्स होता है ना, इसका मान फिक्स होता है, इसका मान बदलता नहीं। जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे 2, 3, 4 है ना, 5, ये सब क्या है, ये सब अचर हैं, इनका मान बदलता नहीं है। किसी भी बीजीय व्यंजक में, किसी भी बीजीय बहुपद में आप जब हल करेंगे तो इन चीज़ों का, है ना, 2, 3, 4, 5 इनका मान नहीं बदलता है। जैसे ये लिखा हुआ है 2x, तो इसमें 2 क्या है, ये अचर है, ये फिक्स है ना। और x क्या है, ये चर है, इसका मान हर सवाल में, हर व्यंजक में, हर बहुपद में बदलता रहता है। ठीक है, तो अचर क्या होता है, जिसका मान नियत होता है, निश्चित होता है, मान बदलता नहीं है, वो अचर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अचर के बारे में, जिसका मान बदलता नहीं है वो क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अचर के बारे में। तो इसका परिभाषा भी लिखना, आप लोग लिखना चाहें तो हम बोल देते हैं, आप लिख लेंगे या हम ही लिख देते हैं। अचर क्या होता है, वह राशि जिसका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऐसे। वह राशि जिसका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है वो अचर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चर के बारे में। तो चर में क्या, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका। चर क्या होता है, वह राशि, है ना, क्या लिखेंगे, वह राशि
जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, अर्थात बदलता रहता है, अर्थात बदलता रहता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, कोई भी बीजीय व्यंजक आप इस तरीके का ले सकते हैं जिसका मान बदलता रहता हो। ठीक है, तो ये आपके चर और अचर हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसका, बहुपद के बारे में, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे, इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा क्या होती है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों जो है सम्मिलित होते हैं, नहीं। ठीक है, और बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जो शब्द है, तो बीजीय व्यंजक चर और अचर को मिलाने से जो व्यंजक बनता है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, चर और अचर को मिलाने से जो बनता है, जैसे लिखा है 2x + 3, तो इसमें देखेंगे चर भी है और अचर भी है ना। चर और अचर दोनों हैं, ये दो क्या है, ये दो अचर है ना, और x क्या है, ये चर है। ऐसे आप 2y² + 6x 6y या 6x + 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें 2 क्या है, अचर है, y² क्या है, चर है ना। तो इस तरीके का वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं, है ना, वो बीजीय व्यंजक कहलाता है, ऐसा बहुपद ऐसा। ठीक है, तो वह व्यंजक है ना, वह व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं, दोनों सम्मिलित होते हैं, वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब बहुपद की परिभाषा जब आती है तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, है ना, धनात्मक और पूर्णांक होती है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक और पूर्णांक होती है, वो बहुपद कहलाता है ना। क्या शर्त है, घात जो चर है वो चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। यदि घात धनात्मक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, यदि घात पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो क्या कंडीशन, दो कंडीशन याद रखनी है आपको है कि चर की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, तो वो आपका बहुपद होगा। तो लिखेंगे ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक व पूर्णांक हो, पूर्णांक हो। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक व पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ये आपको लिखना है इसकी बहुपद की परिभाषा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक हो व पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं 4x² + 6x + 8, कुछ भी लिख सकते हैं, 2y + 8 है भी लिख सकते हैं, है ना। एक उदाहरण आपका ये हो गया, दूसरा उदाहरण आपका ये हो गया। अब आप इसमें देखिए चर कौन है, x है, x की घात यहाँ कितनी है, 2 है, धनात्मक भी है, प्लस की है, और पूर्णांक भी है। पूर्णांक कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। तो धनात्मक पूर्णांक धन चर की घात धनात्मक व पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, एक में ही शब्द कह सकते हो, या धन और धनात्मक और पूर्णांक होनी चाहिए। ये यहाँ देखिए y है, y की घात कितनी है, 1 है, प्लस की है, तो धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये परिभाषा आपकी हो गई बहुपद। ठीक है, इसके बाद बहुपद के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के पद, या तो इसको पढ़ लीजिए, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद कौन, कैसा बहुपद होता, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है,
रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें आप लिख सकते हैं 2y + 6, कोई लिख दीजिए एक घात वाला बहुपद, है ना, 2x + 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रैखिक बहुपद। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक पदी बहुपद। अब बहुपद के, है ना, एक पदी, अब बहुपद के पद पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? बहुपद के पद। तीसरा नंबर जो हमने लिखा है बहुपद के पद। तो बहुपद के पद कैसे निकालते हैं? कोई बहुपद लिखा हुआ है 4x² + 6x + 8, ये बहुपद लिखा हुआ है, तो कितने पद का बहुपद है? तो देखेंगे एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, 3 पदीय बहुपद है, इसमें 3 पद हैं। ठीक है, बहुपद के पद में ये 3 पद का बहुपद है। बहुपद के पद ऐसे आप निकालेंगे, ये एक पद, ये दूसरा पद और ये आपका तीसरा पद, ये आपके जो होते हैं ये बहुपद के पद होते हैं। ठीक है, बहुपद के पद होते हैं। अब यदि एक ही पद है तो एक पदी बहुपद कहलाएगा, और 2 पद हैं तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा, इसमें 3 पद हैं तो ये त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। ये बहुपद के पद के बारे में हो गया। समझ गए बहुपद के पद कैसे निकालेंगे? ये लिखा हुआ है 2y² या 2y खाली, ये 2y लिखा हुआ है, ये 8x लिखा हुआ है, ये 5y लिखा हुआ है, ये सब एक बहुपद हैं, एक पदी बहुपद हैं। कैसे पदी? ये सभी एक पदी बहुपद हैं। 2 पदी लिखना है तो 2y² + 6 लिख दिया, 4x² + 8x लिख दिया, 5x² + 6 लिख दिया, ये सभी 2 पदी बहुपद हैं। देखिए ना, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद। इसके बाद त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी बहुपद में 4x² + 6x + 8 लिख दिया, या कोई दूसरा लिख देंगे 2y² + 8y + 6 लिख दिया। तो ये आपका जो है ये त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, इनमें देखिए सब में एक एक पद है। द्विपदी बहुपद देखिए इनमें दोनों में सब में 2 पद हैं। त्रिपदी बहुपद 1 2 3, 1 2 3, जहाँ से प्लस या माइनस लग जाता है वहाँ से दूसरा बहुपद का दूसरा पद शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुपद का दूसरा पद स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे बहुपद के पद। ठीक है, ये सब हम लोग क्वेश्चन जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको आएंगे। तो यहाँ यदि आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। इतनी आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, 1-2 बार देखिएगा, 2-3 बार, ताकि यदि इन चीज़ों को आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बहुपद के पद हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे? बहुपद की घात। बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? तो बहुपद की दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात ही, है ना, अधिकतम घात दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात दिए गए, है ना, बहुपद में चर की अधिकतम घात वाला, है ना, बहुपद में चर की अधिकतम घात, ऐसे भी लिख सकते हैं, अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात ही, बहुपद में चर की जो होगी अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। मतलब जो बहुपद दिया है उसमें सबसे बड़ी घात, अधिकतम का मतलब ज़्यादा, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में जो है चर की अधिकतम घात वाले पद का, है ना, या ये भी ऐसे भी कह सकते हैं, दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को, है ना, ये भी कह सकते हैं कि बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। वो बात भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे ये कोई बहुपद लिखा है 4x की घात 5 + 6x + 6x की घात 3 + 8x प्लस यहाँ खाली कुछ भी लिख दीजिए, आपको बनाना है। तो ये बहुपद आपका लिखा हुआ है। दूसरा बहुपद हम लिख देते हैं एक और 5x की घात 3
प्लस 8x प्लस 9, है ना, 9x² और प्लस 10, ये बहुपद लिखा हुआ है। तो अब देखिए हमने परिभाषा में लिखा बहुपद में चर की अधिकतम घात ही अब ये देखिए चर कौन है, x है की घात यहाँ 5 है, यहाँ x की घात 3 है, x की घात 1 है। तो अब आप देखेंगे इसमें अधिकतम मतलब सबसे बड़ी घात कौन है, तो x की घात 5 जो है सबसे बड़ी घात है। कौन घात बड़ी है, 5 है ना, ये घात सबसे बड़ी है। तो ये कितनी घात वाला बहुपद हो गया, घात बराबर 5, यहाँ आप लिख देंगे 5 घात का बहुपद हो गया। इस वाले में देखेंगे x की घात 3 है, x में x की घात 1 है, x की घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात यहाँ 3 है। तो इसमें आप लिखेंगे कि घात बराबर 3 हो गई, है ना। तो बहुपद में चर की जो अधिकतम घात ही होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो ये 5 घात वाला बहुपद है और ये 3 घात वाला बहुपद है, ठीक है। बहुपद की घात पूछेगा तो हमको क्या है, सबसे अधिकतम मतलब सबसे बड़ी वाली घात जो है वही आपको बतानी है, सबसे बड़ी घात आपको बतानी है। इसके बाद पढ़ेंगे हम पद का गुणांक। पद का गुणांक, ये सब जो है आपको एक्सरसाइज जब करेंगे तो इन सब शब्दों का महत्व और इन सब चीज़ों के बारे में आप वहाँ क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे यदि इन चीज़ों को आप समझ गए, ठीक है। अब बहुपद की घात के बारे में, यदि एक घात का है तो रेखिक कहलाता है, हमने बताया था। यदि 2 घात वाला है तो द्विघाती कहलाएगा, 3 घात वाला है तो त्रिघाती कहलाएगा, 4 घात का है तो चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा, 5 घात का है तो 5 घात का बहुपद ही कहलाएगा, ठीक है। अब पद का गुणांक, जैसे बहुपद का गुणांक, पद का गुणांक कितना है ये आपसे पूछे तो मान लीजिए कोई बहुपद लिखा है 4x² प्लस 6x प्लस 8, ये बहुपद लिखा है। उदाहरण से हम लोग समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये एक बहुपद लिखा है 4x² प्लस 6x प्लस 8, तो पद का गुणांक। अब इसमें यदि आपसे x² का गुणांक पूछेगा, गुणांक में मतलब समझ लो गुणांक, तो गुणांक का मतलब जो गुणे में अंक हो, है ना, गुणांक का मतलब जो गुणे में अंक हो। तो x² का गुणांक, तो x² ये लिखा हुआ तो इसके गुणे में क्या है बताइए, इसके गुणे में 4 है, तो x² का गुणांक कितना हो गया, 4 हो गया। अब यदि x का गुणांक पूछेगा तो x के गुणे में कौन है, 6 है, तो इसका गुणांक 6 हो गया, है ना। ये होता है बहुपद का गुणांक। समझ गए बात को। 4x² प्लस 6x प्लस 8 लिखा हुआ है, यदि इसमें x² का गुणांक पूछेगा, गुणांक का मतलब गुणे वाला अंक, तो x² के गुणे में 4 है तो 4 हो जाएगा। x का गुणांक पूछेगा तो x के गुणे में 6 है तो 6 हो जाएगा। और यदि कोई संख्या नहीं लिखी होती है, यदि ऐसे सिर्फ लिखा हुआ है, एक अलग बहुपद हम लिख लेते हैं x² प्लस 6x प्लस 8, ऐसे लिख लिया हमने। यदि इसमें x² का गुणांक पूछेगा तो गुणे में यहाँ कितना है, 1 लिखा हुआ, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे कोई अंतर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ 1 गुणांक लेंगे। x² का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, x² का गुणांक जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। यदि गुणे में कोई संख्या नहीं है तो वहाँ आपका गुणांक 1 होता है, ठीक है, वहाँ गुणांक 1 होता है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पे कोई अंतर नहीं होता। इसके बाद बहुपद के शून्यक, क्या बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे। बहुपद के शून्यक, हाई स्कूल से इस बार ये चैप्टर हट गया है, नहीं तो हाई स्कूल में भी यदि आपने इस 9th में सीख लिया तो हाई स्कूल में बहुत अच्छे से आपको काम आएगा। और आप इस साल 9th में, अगले साल फिर से चैप्टर आ जाएगा, तो वैसे भी आपको तो अगले साल पढ़ना ही है, इस साल नहीं पढ़ना हाई स्कूल वालों को है, लेकिन अगले साल आपको बहुपद पढ़ना है, इसलिए अच्छी तरीके से आप लोग सीख लीजिए। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, जो बहुपद के हल होते हैं। बहुपद में जो चर होता है, तो जो चर का हल होता है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे 4x² प्लस 6x प्लस 8 लिखा हुआ है, तो इसको आप हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। इसमें चर क्या है, x है, तो हल करेंगे। इसमें चर क्या है, चर बराबर x है, चर बराबर x है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो x का जो मान निकलेगा वही बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं आपको करना है, बहुपद के शून्यक कहेगा ज्ञात कीजिए, तो जिस चर का जो चर है ना, चर का मान रखेंगे आप इसमें, और जिस चर के जिस मान पे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। दिए गए बहुपद में चर का मान रखने पर, चर का मान जिस पे शून्य हो जाएगा वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो इसमें x चर है तो x का मान रखेंगे, x का ऐसा मान रखिए कि पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो ये
है ना, चर का वह मान जिस पे पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, जो भी बहुपद आपका दिया है उसमें जो चर है उसका आप ऐसा मान रखिए कि पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो चर का वह मान जिस पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, क्या कह लेंगे, चर का वह मान जिस पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, चर है ना, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो इसलिए इसकी परिभाषा शून्यक में आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें वैसे परिभाषा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए कि हमको क्या करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, इसमें आएगी शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे हम लोग। शेषफल प्रमेय क्या है भैया, शेषफल प्रमेय क्या है कि px और, है ना, px और qx, शेषफल प्रमेय क्या है, px और qx, है ना, px और gx, इससे इसको लिख लीजिए px और gx। px क्या है, एक बहुपद है, हम बहुपद को यहाँ px से नोट करेंगे, px बराबर x² + 6x + 10 ऐसे लिख सकते हैं। gx एक दूसरा बहुपद है हमारा, यहाँ पे x + 8 या 9 लिख सकते हैं, है ना। ये px gx क्या है, एक बहुपद है। तो px और gx ऐसे दो बहुपद हों, px और gx ऐसे दो बहुपद हों कि, है ना, px और gx ऐसे दो बहुपद हों कि px की घात बड़ी हो या बराबर हो किससे, gx की घात से, gx की घात। समझे बात को, आप कक्षा 8 में भाग्य कर चुके हो, है ना, भाग कर चुके हो, आपने देखा है वहाँ। तो ये px और gx ऐसे दो बहुपद हों कि px की घात बड़ी हो या बराबर हो gx की घात, और gx इज नॉट इक्वल टू 0 की घात, और gx इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब gx का मान 0 ना हो। आप कक्षा 8 में भाग में पढ़ चुके हो, वही ये भाग है, उसी टाइप में है, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। तो px एक बहुपद है और gx एक ऐसा बहुपद है कि px की घात बड़ी है किससे, बड़ी हो या बराबर हो gx की घात। देखिए हमने जो लिखा है इसमें px की घात बड़ी है gx से, है ना। तो ऐसे दो बहुपद होने चाहिए कि px की घात बड़ी हो या बराबर भी हो सकती है दोनों की घातें, और gx का मान शून्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम नॉट इक्वल टू 0, तो हम, है ना, तो हम ऐसे बहुपद ये px और gx ऐसे दो बहुपद हों कि px की घात ग्रेटर देन या बड़ी हो या बराबर हो किसके, gx की घात, और gx बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ऐसे बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुपद qx और rx, है ना, प्राप्त कर सकते हैं कि क्या, कि px बराबर क्या होगा, qx इंटू gx, या पहले लिख लीजिए px बराबर gx इंटू qx और प्लस rx, है ना। बात समझिएगा क्या लिखा हुआ है। px जो हम जिसको भाग करते हैं, है ना, तो ये वही लिखा हुआ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये px भाज्य है, इसको आप भाग करेंगे किससे, gx से, तो आपका जो भागफल आएगा उसको हम qx से लिखेंगे, जो शेषफल बचेगा वो rx हो जाएगा। यही आपकी शेषफल प्रमेय है। इसको हम डिस्कस हमने आपको यहाँ बता दिया, आप एग्जाम्पल लेंगे कर सकते हैं, या हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पे हम लोग अच्छे से और अध्ययन करेंगे तो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगी। मतलब px और gx ऐसे दो बहुपद हैं कि px की घात बराबर है या बड़ी है gx की घात से, और gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम दो ऐसे बहुपद gx और rx प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर क्या होगा, gx गुणे qx प्लस rx, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके प्रयोग से हम qx का मान निकाल सकते हैं, rx का मान निकाल सकते हैं, gx का मान निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों में 3 का मान आपको दिया होगा तो अन्य 1 का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप शेषफल प्रमेय आपकी हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। गुणनखंड प्रमेय का है ना, गुणनखंड प्रमेय में हम लोग पढ़ेंगे यदि px,
है ना, यदि px की घात n जो है वो बड़ी है या बराबर है किसके, 1 के, है ना। गुणनखंड प्रमेय में हम लोग पढ़ेंगे यदि px की घात n बड़ी है ना, या बराबर है 1 के वाला एक बहुपद हो, यदि px की घात n बड़ा है या बराबर है 1, है ना, की वाला एक बहुपद हो। कैसा बहुपद हो, जिसमें n मतलब जो घात दी हो वो 1 हो या 1 से बड़ी हो, है ना। तो ऐसा यदि px n बड़ा हो तो एक बहुपद हो और वाला एक बहुपद हो और a एक वास्तविक संख्या हो, ठीक है, a एक वास्तविक संख्या हो। तो नंबर एक क्या हो सकता है ना, नंबर 1 क्या हो सकता है भैया, यदि px की घात जो है, कोई बहुपद आपने लिखा है px बराबर x² + 6x + 9, ये आपने बहुपद लिखा है। अब देखिए यहाँ हमने x की घात 1 से बड़ी रखी है, 1 भी रख सकते हो। तो यदि px बराबर x² + 6x + 9 है, तो यदि px की घात n जो है 1 से बड़ी या 1 के बराबर वाला एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है, तो x - a px का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो x - a, है ना, कॉमा लगाएंगे, px का एक गुणनखंड होगा, ये शर्त है ना, ये शर्त है कि x - a px का एक गुणनखंड होता है ना, गुणनखंड होता है मतलब समझे, pa बराबर 0, ठीक है। तो pa बराबर कितना होगा, 0। यदि x - a px का एक गुणनखंड होता है तो pa बराबर मतलब x की जगह पे यदि आप a रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी बात, यदि pa बराबर 0, यदि pa बराबर 0 होता है, वही बात उल्टा लिखनी है, यदि x - a, है ना, यदि pa बराबर, यदि हटा दीजिए यहाँ से, यदि आगे लगा हुआ है, तो pa बराबर 0 होता है यदि x - a, है ना, यदि x - a px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। ये दो बातें हैं, यदि x की घात px की घात n जो है 1 या 1 से बड़ी है तो क्या होगा, x - a, और ये जहाँ है वास्तविक संख्या है तो x - a px का गुणनखंड होता है तो pa बराबर 0 होगा। यदि pa बराबर 0 होता है, यदि ये दिया है कि pa बराबर 0 होता है तो x - a इसका एक गुणनखंड, इसका मतलब है ना कि a बराबर x का मान जो चर है उसका मान a रखने पर 0 आ रहा है, तो x - a इसका एक px का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई। इसके बाद है बीजीय सर्वसमीकरण, है ना। तो बीजीय सर्वसमीकरण आप लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 8 में अच्छी तरीके से। बीजीय सर्वसमीकरण, ठीक है। तो इसमें आप वही पढ़ेंगे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², ये सब आपको पता है, आप लिख चुके हैं, आप जानते हैं, कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। a³ - b³ a³ + b³, है ना, और a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, है ना, a + b + c का होल स्क्वायर। ये सब आप जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़ चुके हो सब लोग। आप इन चीज़ों को कक्षा 8 वाली किताब उठाइए, उसमें से नोट कर लीजिए और एक बार फिर से इन सबको याद कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।